सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अपने 12 कड़ियों वाली इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में मैंने आप सबसे एक अनुरोध किया था और अनुरोध यह किया था कि यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही हो तो प्लीज मुझे बताएं, और यदि आपसे पॉजिटिव फीडबैक मिला तो हो सकता है कि मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस श्रृंखला को आप लोगों ने पसंद किया है और अनुरोध किया है कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले मैं मुख्य परीक्षा के जो 2 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज से संबंधित, उनकी चर्चा कर चुका हूं और डेफिनेटली 2-3 कड़ियां और बच गई हैं ताकि हम मुख्य परीक्षा के जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज से जुड़े हुए, उनकी बात पूरी कर सकें। तो दोस्तों, आप लोगों के इस आदेश और अनुरोध को सर माथे पर रखते हुए अब मैं आज जनरल स्टडीज का जो 3rd पेपर होता है उस पर बात करने जा रहा हूं। जनरल स्टडीज का 3rd पेपर, मुख्य परीक्षा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो 3rd पेपर है उसका जो ज्यादातर पोर्शन होता है, लगभग आप यूं कह लीजिए कि 40% भाग अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है। यहां मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, वह इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, इकोनॉमिक्स से नहीं। इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे जनरल स्टडीज के 1st पेपर में प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं। मेंस में अर्थशास्त्र पर प्रश्न नहीं होते, अर्थव्यवस्था पर प्रश्न होते हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का 40% भाग कवर करते हैं। रिमेनिंग जो 60% है उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं और इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। उसमें एक भाग होता है एनवायरनमेंट का, दूसरा भाग होता है नेशनल सिक्योरिटी का और तीसरा भाग होता है विज्ञान का। इस तरह से 4 भागों से मिलकर के ये आपका 3rd पेपर तैयार होता है। अभी तक ये देखा गया है कि 3rd पेपर में भी, जिसकी चर्चा मैं यहां कर रहा हूं, स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है उसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे 2nd पेपर में काफी कुछ जो रोल है वो करेंट अफेयर्स का हो जाता है। लगभग वही स्थिति आप यूं कह लीजिए कि इस 3rd पेपर की भी होती है। इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऊपर से देखने में बड़े सरल सहज से ही लगते हैं और वो होते भी वैसे ही हैं, लेकिन आप पाएंगे कि उसके अंत में एक पुछल्ला जैसा कुछ ऐसा जोड़ दिया जाता है जिसका संबंध करंट अफेयर्स से हो जाता है। तब जब स्टूडेंट स्टैटिक पोर्शन की तैयारी कर रहे होते हैं उसके आधार पर जो मेजर पोर्शन है किसी भी क्वेश्चन का वो तो लिखने में आसान सा मालूम पड़ता है, लेकिन बाद में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो बात उसमें जोड़ दी गई है वहां स्टूडेंट अटक जाते हैं और चूंकि इसमें अटक जाते हैं तो वहां उनकी जो मार्किंग है वो मार्किंग थोड़ी सी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं एक प्रश्न यहां आपके सामने रख रहा हूं। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। आप जानते हैं कि कोरोना के बाद खासकर ये जो हमारा क्षेत्र रहा है एमएसएमई का बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इसी क्षेत्र से आता है। तो सरकार अब इनके रिवाइवल के लिए क्या कर रही है? अब जब आप इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए, जब इसे पढ़ते हैं तो देखिए 2 भाग इसके भी बन जाते हैं। वर्तमान नीतियां क्या क्या हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, फिर उन पर आपको टिप्पणी भी करनी है कि वो कितनी कारगर हैं, कितनी नहीं है और क्या होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से समीक्षा भी आपको करनी है। इस पोर्शन को स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, बस यहां सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए इसी का, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटीकरण की स्थिति क्या है? आसान सा है, यह प्रश्न ही है, आपको लिखना है कि स्थिति क्या है। फिर है इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए। इसका दूसरा पोर्शन हो गया कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका आपको परीक्षण करना है। केवल बताना भर नहीं है कि ये समस्याएं हैं, परीक्षण भी करना है कि इसके क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। अब ये सुधार के लिए सुझाव दीजिए, यहां पर आकर के आप फिर अटक जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि आने वाली समस्याओं का जब आप परीक्षण करने लगते हैं तो वहां भी कहीं न कहीं संतुलन खो बैठते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से तो नहीं हो पाता है क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ भाग है और बना बनाया उत्तर हमें कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है।
तो सीधी सी बात है कि अब हमारे दिमाग को फटाफट उत्तर तैयार करने होते हैं, तो उसमें उतने संतुलन को साधना मुश्किल हो जाता है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो दोस्तों, ये चुनौती थर्ड पेपर में आती है। जब आप विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे तो विज्ञान के सारे जो प्रश्न होते हैं, लगभग 20 में से 3 क्वेश्चंस तो विज्ञान के आ जाते हैं। हालांकि वो होते सरल किस्म के ही हैं, लेकिन यहां भी प्रॉब्लम यह है कि आपको बिल्कुल फ्रेम्ड आंसर नहीं मिलेंगे कि कहीं आपने पढ़ लिया हो। जैसे देखिए कि उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये प्रश्न वैसे ऊपर से देखने में सरल है, लेकिन यदि आपने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां तो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है कि आप अपनी तरफ से फ्रेम कर लेंगे, लेकिन यहां फ्रेम करने की उतनी गुंजाइश नहीं रह जाती। विज्ञान के ही दूसरे प्रश्न को देखिए, कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा का परिचय दीजिए। यह सामान्य सा है और इस पर आप लिख लेंगे। AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है। अब मेडिकल साइंस का आ गया, क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है। मेरी समझ से इसे भी लिखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसे मैंने यहां पुछल्ला शब्द के रूप में संबोधित किया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्या आप स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं। देखिए, ये जो हिस्सा है ये बहुत ही कॉमन सेंस का है। जरूरी नहीं कि इसके बारे में आपको पढ़ने को मिले ही। यदि आप जरा भी कॉमन सेंस रखते हैं, दिमाग पर जरा भी दबाव डालेंगे, तो आप बकायदे इसका उत्तर ढूंढ लेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी जो दूसरे प्रश्न हैं, उनकी अगर आप प्रवृत्ति को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये धारणा बनाने में जरा भी दिक्कत महसूस होगी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं ये जाने पहचाने से हैं। और मजेदार बात यह है कि इन प्रश्नों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहां से आ गया। तो यदि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है, और मैं यहां इस शब्द का प्रयोग विशेष जोर देकर करना चाहूंगा कि समझ लिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनसे जो जुड़े हुए प्री में पूछे गए प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसके बारे में, इसके प्रमाण के तौर पर मैं आपको कुछ प्रश्न संख्या बता रहा हूं जो A सेट के पेपर की संख्या है, जो इस बार प्री में पूछे गए हैं। सेट A का क्वेश्चन नंबर 22, 25, 26 और 28। मैं रिपीट कर रहा हूं, 22, 25, 26, 28। आप इन्हें उलट कर देखें, सीधे सीधे उनके उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपने भारतीय इकोनॉमी को थोड़ा सा समझ लिया है तो आप उनके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि यदि आपने मेंस के पैटर्न पर तैयारी कर ली है, एज इफ कि जैसे आपको इसका आंसर ही लिखना है, इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आप पाएंगे कि प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सही उत्तर तक पहुंचने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप परेशान होने लगेंगे कि इसका उत्तर हम कहां से ढूंढें। जो नेशनल सिक्योरिटी पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही आसान किस्म के प्रश्न हैं, लेकिन इतने आसान भी नहीं है कि आप बिना अपने दिमाग में विचार किए ही उनके उत्तर फटाफट लिख दें। और लगभग यही स्थिति एनवायरमेंट पर पूछे गए प्रश्नों की भी है। आपके मदद के लिए बेहतर होगा कि मैं 1-2 इस तरह के प्रश्न आपके सामने रख दूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर विचार कीजिए। अब आप देखिए, सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए एक उपाय निकाला कि इनके दिल और दिमाग को जीता जाए। तो केवल इससे संबंधित क्या उपाय किए हैं, यानी कि सारे उपाय आप लिख दें जिनका उनके हृदय पर और उनके मस्तिष्क पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपको उन उपायों को लिखना है। अब जम्मू कश्मीर में लगातार सरकार अपने ढंग से प्रयास में लगी हुई है कि कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे और दूसरे उपाय किए जाएं, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। उनमें से छांट करके आपको लिखना होगा जिनका संबंध उनके दिल और दिमाग से है। अब बताइए कि क्या सच में
ये प्रश्न बहुत कठिन है। अगर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना कठिन तो नहीं है। एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। टॉपिक है ये आपका, और बहुत ही वेल नोन टॉपिक है। और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्र भूमियों के नाम लिखिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, जो बिना दिमाग पर किसी तरह का कोई दबाव डाले ही आपके लिए उत्तर तैयार कर देगा। बिल्कुल जो पढ़ा हुआ है वो यहां आपको लिखकर आना है। तो फ्रेंड्स, कुछ ही प्रश्नों को मैं आपके सामने रखने की स्थिति में हूं, क्योंकि समय की एक सीमा होती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे इस ऑडियो को सुनने के बाद एक बार समय निकालकर आप इस थर्ड पेपर के क्वेश्चंस को देखें, इत्मीनान के साथ देखें, उन्हें पढ़ें और उन पर विचार करें कि क्या सचमुच में ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये बहुत दूर की कौड़ी मालूम पड़ रहे हैं, आपके रिच से बाहर के प्रश्न मालूम पड़ रहे हैं। अगर आप एक बार इस पर विचार कर लेंगे तो सच पूछिए, आप अपने आप को भटकाव से रोक पाएंगे। आपके मन में जो बहुत ही विचित्र किस्म का भय समाया हुआ है, और उस भय के कारण एक जबरदस्त किस्म के आप जो मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका वह जो भय है, वह जो दबाव है, काफी कुछ कम होगा। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी चुनौती मान करके तो करनी चाहिए, लेकिन भयभीत होकर नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में बस इतना ही। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।